और उसमें हमने इंट्रोडक्शन फेज को डिस्कस किया था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली कहाँ तक आ गए थे, हमने पढ़ लिया था रेस्पिरेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, तो बच्चा आया है अभी, ओके, है ना, कितने टाइप का होता है, और उसके अलावा फिर हमने एक कॉमन रेस्पिरेशन पाथवे को डिस्कस किया था, और वो कॉमन रेस्पिरेशन पाथवे जो था वो क्या था, जो हम शुरू कर चुके थे, दैट वाज ग्लाइकोलाइसिस। ये हमने स्टार्ट नहीं किया था, सिर्फ इसकी कुछ डिटेल्स हमने पढ़ी थी, कुछ इंट्रोडक्टरी फेज हमने डिस्कस किया था, यही था ना, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ शुगर। वो शुगर आपकी ग्लूकोज हो सकती है, वो शुगर आपकी फ्रक्टोज हो सकती है, वो शुगर आपकी सुक्रोज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। उसमें बेसिकली क्या था, हमें पता था कि जो ग्लाइकोलाइसिस था ये हमने 2 स्टेप्स में इसको डिस्कस किया था, है ना, कि टोटल ग्लाइकोलाइसिस में कितने स्टेप्स होते हैं, 10 स्टेप में ये कंप्लीट होती है, टोटल 10 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जिसमें 1 to जो 5 स्टेप्स होते हैं वो होते हैं कौन से, आपके एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप्स, है ना। स्टेप 1 to 5 इनको हमने नाम दिया था क्या क्या, ये एनर्जी, यहां पर एनर्जी का यूज हो रहा था, कंज्यूम हो रही थी, तो एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप, और या हमें पता था ना यहाँ पे प्रिपरेटरी फेज भी कहा था, क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने की शुरुआत हो रही थी, तो हम इसको प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। इसके अलावा प्रिपरेटरी फेज, या यहाँ पर आपको मैंने एक एग्जाम्पल भी देके बताया था कि कोई एक इंडिविजुअल है भाई, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, उसको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत है, तो वो सपोज ये ए इंडिविजुअल है, और ये रिमेनिंग के जो स्टेप्स होंगे 6 to 10 स्टेप्स, ये कोई दूसरा इंडिविजुअल है, ये बिजनेस करना चाह रहा है, इसने इससे क्या किया, फाइनेंशियली सपोर्ट मांगी, तो बाद में उसको अपने बिजनेस को इतने लेवल तक लेके जाना होगा कि उसको उतना अमाउंट तो प्रॉफिट हो ही, ताकि वो उसमें से इससे जो सपोर्ट ली थी उस सपोर्ट को विद इंटरेस्ट वापस कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए अब इसका तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना एक तरीके से, तो यहाँ पर हम इसको इन्वेस्टमेंट फेज भी इसको एक नाम दिया था, इन्वेस्टमेंट फेज। एक और यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन एक्टिवेट हो गया था ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, है ना, तो इसीलिए हमने इसको एक्टिवेशन फेज भी कहा था। इसमें ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बनेगी, है ना, यहाँ एनर्जी रिलीज होगी, तो इसको हमने एनर्जी कंज्यूम नहीं, एनर्जी रिलीजिंग फेज कहा था, एनर्जी रिलीजिंग फेज। और क्योंकि भाई इसको जो उधार इसने इस वाले से लिया था वापस भी करना होगा, तो इसीलिए इसको पे ऑफ फेज भी कहा गया था, पे ऑफ फेज। एक मिनट, कोई बच्चा आया है, एक मिनट, हाँ। तो ये हमने कुछ नाम इनके डिस्कस करे थे, डन। यहां तो एटीपी यूज हो रही है, यहां एटीपी यूज हो रही है, यूज्ड, कंज्यूम, यूटिलाइज, और यहां पर एटीपी फॉर्म होगी। बाकी के डिटेल्स हम पढ़ चुके थे, ज्यादा हमें डिस्कस नहीं करना है, आज हमें हमारे इन स्टेप्स के बारे में डिस्कस करना है। ये जो 1 to 5 है और 6 to 10 स्टेप्स है, टोटल 10 स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो जाती है। कहाँ होती है ये आपको पता है, अकर्स इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होती है ये, है ना। क्यों, ये भी रीजन बता दिया था, क्योंकि भाई ये सब में होती है, आइदर द ऑर्गेनिज्म इज एरोबिकली और एनारोबिकली, सभी में देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक एक करके पहले इन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम इस वाले स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, और फिर देखेंगे कैसे ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि हमने बोला है एरोबिकली एनारोबिकली हम कुछ नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है। पूरे स्टेप में देखेंगे हम कहीं भी ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। उसके बाद जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा, हमें पता है कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज स्प्लिट्स इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड,
तो वो पायरुविक एसिड जो होंगे वो वापस से फर्दर कहाँ पर एंटर करेंगे, एरोबिकली कि एनारोबिकली, वहां से हमारी एरोबिकली और एनारोबिकली साइकिल स्टार्ट होगी। ठीक है, तब तक के लिए हमें क्या पढ़ रहे हैं, कॉमन पाथवे पढ़ रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस इज व्हाट, इट्स अ कॉमन पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन। ये रब कर दो, ये तो आप सबने उसी दिन भी नोट कर लिया होगा। अभी जो हम ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स पढ़ेंगे, पहले 1 to 5 फिर 6 to 10 को डिस्कस करेंगे, उनको आप अच्छे से देखिएगा, एक एक स्टेप्स को बहुत ध्यान से, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही लिख लिया था रेस्पिरेशन एक मल्टी स्टेप एंजाइमेटिक प्रोसेस है, तो हर एक स्टेप्स पे क्या होगा, एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। कैसे होगा, सबस्ट्रेट यहाँ पे अभी ये भी हमें पता था कि ग्लाइकोलाइसिस के लिए जो मेन सोर्स होगा ग्लूकोज का, जो ब्रेकडाउन होगा वो ग्लूकोज कहाँ से आएगा, फोटोसिंथेसिस से आएगा, सुक्रोज से आएगा। उस सुक्रोज का ब्रेकडाउन होगा इन द विद द हेल्प ऑफ सुक्रेज या इन्वर्टेज एंजाइम से, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा और फिर वो एंटर करते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। ये सब हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप पर आते हैं हम यहाँ पर, स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बहुत ध्यान से समझना है, एक एक स्टेप को, जहां पर भी प्रॉब्लम हो प्लीज पूछ लेना, हम आगे नहीं भागेंगे, स्पीड से नहीं भागना है हमें, समझ समझ के चलना है हमें। ठीक है, टाइम जितना भी लगे। तो देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है, आपको पता है कि जो सोर्स है ग्लाइकोलाइसिस का वो क्या है, एक शुगर है, सिंपल शुगर है, इट में भी ग्लूकोज, इट में भी फ्रक्टोज, और वो जो सोर्स है ग्लूकोज का, वो सोर्स क्या है, सुक्रोज है, या तो स्टोर्ड फॉर्म जो था फूड का वो है, दैट इज व्हाट स्टार्च। प्लांट्स पढ़ रहे हैं हम, एनिमल का नहीं, प्लांट्स का, तो वो स्टार्च हो सकता है। चलिए, हमें उससे मतलब नहीं है, हम वो सारी चीजें पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि हाँ आपके पास में आ चुका है फर्स्ट सबस्ट्रेट, फर्स्ट मॉलिक्यूल आ चुका है, फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आ चुका है जो कार्बोहाइड्रेट है और एक सिंपल शुगर है, मोनोसेकेराइड है, दैट इज व्हाट, ग्लूकोज। ये आ गया, ग्लूकोज है ये। ठीक है, आपको पता है ग्लूकोज कैसा होता है, C6H12O6, यानी कि ये एक 6 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेटिक सिंपल शुगर है। 6 कार्बन, 6 कार्बन से मिलकर के बनी हुई है, तो वही यहाँ पे ये है ग्लूकोज। इस ग्लूकोज में क्या होगा, पहली बात तो ये एक, जब ये अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, यानी कि हम फर्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। बच्चों एक एक करके ना नोट करते चलना, मैं इसको रब करते चलूंगी क्योंकि मेरे पास एनफ स्पेस नहीं है पूरा प्रॉपर, है ना। या हम एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा साइड से लेके आते हैं। ठीक है, ये यहाँ ये मैं रब कर देती हूँ, स्टेप्स ऊपर भी लिखे हुए हैं, 10 स्टेप्स में होगा। मैं दोबारा से, आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से सबसे पहला जो है ग्लूकोज, यहाँ से ऐसे आते हैं, 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेकेराइड शुगर है ये। इस ग्लूकोज का क्या होगा, इस ग्लूकोज का जब नेक्स्ट प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा तो वो ये एक इरिवर्सिबल स्टेप है। पूरे ग्लाइकोलाइसिस में स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 10 जो लास्ट का है, ये तो इरिवर्सिबल स्टेप है, जो रिवर्स नहीं है, मतलब वापस से कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। बाकी के बीच के जितने भी स्टेप्स होंगे वो रिवर्सिबल होंगे, हम देखेंगे किस तरह से। तो देखिए, जब ग्लूकोज यहाँ पे एंटर किया है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में, तो सबसे पहले हम स्टेप 1 to 5 पढ़ रहे हैं। स्टेप 1 to 5 में हमें पता था कि वो एनर्जी कंज्यूमिंग फेज हैं, तो यहाँ पर वही एनर्जी का कंजम्पशन होगा। ठीक है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा। तो जब एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा तो वो कहाँ से आएगी एनर्जी, एटीपी से आएगी। ठीक है, और ये एटीपी मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, एडीपी मॉलिक्यूल में, और यहाँ से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल होगा ये ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर ऐड हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये देखिएगा, ये 1 मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो रहा है, 1 मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का। इस एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पर एक ही मॉलिक्यूल ऐड होगा एटीपी का, उससे एक एडीपी का मॉलिक्यूल बनेगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा, और ये जो रिलीज फॉस्फेट मॉलिक्यूल होगा
ये इसके 6 कार्बन पे ऐड होगा, ठीक है। और ये जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, दैट विल बी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। वो क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये मॉलिक्यूल बन गया। अभी तक क्लास में बच्चे ऐड हो रहे हैं, ठीक है। वाकई में आज स्ट्रेंथ बहुत कम है आप लोगों की। चलिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे एटीपी के मॉलिक्यूल से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज हुआ और वो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर ऐड हुआ और बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। हमें पता है ये मल्टी स्टेप एंजाइमेटिक प्रोसेस है, बिना एंजाइम के काम नहीं होगा। ये पूरा काम किसने करवाया होगा, ये काम एक 6 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट जो है, सबस्ट्रेट जो है जिस पर एक एंजाइम बाइंड करेगा, वो एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, ठीक है। हेक्सोकाइनेज, काइनेज मतलब ट्रांसफर हुआ है फॉस्फेट ग्रुप का यहां से यहां तक, हेक्सोकाइनेज है। या हम इसे और भी अगर अच्छा नाम देना चाहें, क्योंकि ग्लूकोज यहां पर सबस्ट्रेट रहा है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, और ग्लूकोकाइनेज, ग्लूको हेक्सोकाइनेज कह सकते हो या सिंपल ग्लूकोकाइनेज एंजाइम, क्योंकि ग्लूकोज भी तो 6 कार्बन ही है, 6 है, इसलिए तो हमने इसको हेक्सोकाइनेज कहा है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अच्छा, ये जो ग्लूकोकाइनेज है, इसने जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल का एडिशन करवाया है ग्लूकोज के 6 कार्बन पर, वो किसकी हेल्प से करवाए, यानी कि यहाँ पर एक कोफैक्टर की जरूरत पड़ी है, ठीक है। दैट इज व्हाट Mg2+ आयन की रिक्वायरमेंट हुई है इस स्टेप पर। आया समझ में सबको? विद द हेल्प ऑफ दिस कोफैक्टर, इस ग्लूकोकाइनेज ने इस एटीपी मॉलिक्यूल से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर क्या कराया, ऐड करवाया है। अच्छा, यहाँ पर ऐड हुआ है फॉस्फेट मॉलिक्यूल का, तो हम इस स्टेप को एक और भी नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? ये आपका स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। ये जो है, हाँ, ये आपका स्टेप नंबर 1 है और इस फर्स्ट वाले स्टेप में क्या हुआ है, एडिशन हुआ है फॉस्फेट ग्रुप का। तो हम इसे क्या बोलेंगे, यहां पर बेटा फॉस्फोराइलेशन हुआ है। आया समझ में? इस स्टेप पर क्या हुआ है, फॉस्फोराइलेशन हुआ है। किसका फॉस्फोराइलेशन हुआ है? फॉस्फेट ग्रुप किस पर ऐड हुआ है, ग्लूकोज पे ही तो ऐड हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। आ गया समझ में सबको? जल्दी से बताइए हाँ या ना। ये स्टेप नंबर 1 है। फर्स्ट स्टेप में हो क्या रहा है, फॉस्फोराइलेशन हुआ है। किसका हुआ है? ग्लूकोज का हुआ है। किसकी हेल्प से हुआ है? ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन एज अ कोफैक्टर। रिपीट, अभी आए हो ना क्लास में आप? देखो, हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे थे, अब बच्चे अभी तक ऐड हो रहे हैं, बताइए मैं कितना रिपीट करूंगी। चलिए मैं दोबारा से बता देती हूँ, रिपीट। हम ग्लाइकोलाइसिस, लास्ट क्लास में हमने ग्लाइकोलाइसिस पे अपनी क्लास को फिनिश किया था, जिसका मतलब मैं आपको बता चुकी थी क्या मतलब होता है। टोटल 10 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, हर एक ऑर्गेनिजम्स में होती है, कॉमन पाथवे है रेस्पिरेशन का। डन। सबसे पहला जो इसमें सबस्ट्रेट है, यानी कि ब्रेकडाउन किसका हो रहा है, शुगर का हो रहा है, मेनली ग्लूकोज का हो रहा है, तो वही ग्लूकोज हमने यहाँ पे लिया। ये ग्लूकोज इस ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में एंटर किया और इस ग्लूकोज पर क्या हुआ, हेक्सोकाइनेज एंजाइम ने एक्ट किया। हेक्सोकाइनेज एंजाइम कह दो या आप ग्लूकोकाइनेज एंजाइम कह दो, एक ही मतलब है। इस एंजाइम ने विद द हेल्प ऑफ दिस कोफैक्टर आयन, Mg2+ आयन की हेल्प से एक एटीपी के मॉलिक्यूल को यूज करके उसको एडीपी में कन्वर्ट करके एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल वहां से निकाल के ग्लूकोज के 6 कार्बन पर ऐड किया, तो ये बन गया आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्लियर है? क्या बन गया ये? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज का कन्वर्जन हो गया है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, अभी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। याद रखिएगा, फर्स्ट से लेकर के 5th तक के जो स्टेप होते हैं, 1st to 4th में कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा, स्प्लिटिंग नहीं होगी। स्प्लिटिंग इसकी 5th स्टेप से स्टार्ट होती है, 5th 6th से। ये जो कन्वर्जन हुआ है ना, यानी कि जो एडिशन हुआ है फॉस्फेट मॉलिक्यूल का
ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर फर्स्ट स्टेप के अंदर हुआ है, इस एंजाइम की हेल्प से हुआ है, विद द हेल्प ऑफ दिस कोफैक्टर आयन बाय यूजिंग दिस वन एनर्जेटिक मॉलिक्यूल। और इस स्टेप को हम बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। आया समझ में? बेटा जिसने रिपीट करने को बोला था उनको समझ में आया क्या? आ गया ना? तो इस स्टेप को हमने क्या नाम दिया है? फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहानी होगी? अब जो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, मैंने क्या बोला था? ग्लाइकोलाइसिस में फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप और एक लास्ट वाला 10 स्टेप, ये सब इरिवर्सिबल स्टेप है, बाकी के सब रिवर्सिबल स्टेप होंगे, ये भी इरिवर्सिबल स्टेप है। अब जो सेकंड स्टेप में ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंटर करेगा वो एक रिवर्सिबल स्टेप होगा, ठीक है। तो ये कैसा स्टेप होगा? दिस विल बी रिवर्सिबल स्टेप, ये एक रिवर्सिबल स्टेप है। देन इसमें क्या होगा? सेम कंपाउंड रहेगा, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। क्लियर है? किसमें? फ्रक्टोज। अब आपको पता है ना कि जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये भी 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। देखिए कार्बन नंबर कहीं चेंज नहीं हो रहा है, यहां भी 6 कार्बन था, यहां पर भी 6 कार्बन है और यहां पर भी 6 कार्बन है। यहाँ एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज था, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का अगर ब्रेकडाउन होगा तो एक ही एटीपी का यूज होगा, 2 होंगे तो 2 का यूज होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यूज किया और उससे एक ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हुआ, एक, और इस एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फिर एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ जो कि 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अभी कौन आए क्लास में? हाँ, वेरी गुड, समीक्षा ने बोला है यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ है? आइसोमर, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। वेरी गुड, ठीक है। इसीलिए तो हमने यहाँ पे इसको कैसा स्टेप दिखाया है? रिवर्सिबल स्टेप दिखाया है, क्योंकि दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। डन। तो यहाँ पर ये जो सेकेंड स्टेप है मैं लिख देती हूँ या बाद में लिखूंगी, पहले हम देखेंगे कि कौन सा जो एंजाइम है एक्चुअली उसने इसको आइसोमर किया है, ठीक है। दैट इज, क्योंकि यहाँ पे ना तो फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हुआ, कुछ नहीं हुआ है, बस एक आइसोमेरिक फॉर्म का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो दैट विल बी व्हाट? फॉस्फो। सेम है, ये भी हेक्सो, यानी कि ये भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है, तो हेक्सो। और हो क्या रहा है यहाँ पे? आइसोमराइजेशन हो रहा है, तो एंजाइम हो जाएगा फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज, आइसोमरेज एंजाइम। क्लियर है? अच्छा, ये जो एंजाइम है इसने ये जो स्टेप है क्या करवाया है? ये आपको पता है, ये स्टेप नंबर 2 है। वो स्टेप नंबर 1 था जहां फॉस्फोराइलेशन हुआ ग्लूकोज का, यहाँ पे क्या हो रहा है? आइसोमराइजेशन हो रहा है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है? आइसोमराइजेशन। ये स्टेप्स भी पूछे जाते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोलाइसिस, स्पेशली इसमें जो एनर्जी फॉर्मिंग है उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, एंजाइम्स को बिल्कुल भी नहीं रटना है। लास्ट में मैं इसको एक ट्रिक के थ्रू आपको पूरे स्टेप्स विद एंजाइम्स बता दूंगी, ठीक है, लेकिन पहले समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पर एक आइसोमर बना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, कोई फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ है, कोई एटीपी का यूज नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। ये सेकेंड स्टेप है जो कि एक रिवर्सिबल स्टेप है। यहां तक में किसी को कोई डाउट है क्या? जल्दी से बताइए। थर्ड नहीं है, वेरी गुड। थर्ड स्टेप को हम यहां से इधर लेकर के आ रहे हैं अब, ठीक है। ये थर्ड स्टेप है। आपको क्या बोला था मैंने? फर्स्ट, थर्ड और 10th जो स्टेप हैं वो कैसे हैं? इरिवर्सिबल है। तो नेचुरल सी बात है कि जो थर्ड स्टेप है हम इसको यहाँ पर इरिवर्सिबल स्टेट की फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड स्टेप पर क्या हो जाएगा? ये सेकेंड स्टेप है, याद रखिएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप पे क्या हो जाएगा? जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है उसका कन्वर्जन होगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। क्लियर है? किसमें हो जाएगा वो? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। यानी कि देखिए 6 कार्बन पे तो पहले से ही फॉस्फेट ऐड है, बस एक जगह पर और ऐड हो गया। कहां पर? कार्बन नंबर 1 पे, है ना। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 1 पे ऐड हो गया। तो सीधी सी बात है
यहाँ पर भी तो फॉस्फोराइलेशन ही हो रहा है, वही वो 1 जो फॉस्फेट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, फॉस्फोराइलेशन से आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि जब यहाँ एटीपी के मॉलिक्यूल की जरूरत थी तो अब यहाँ पर भी एटीपी के मॉलिक्यूल की जरूरत तो होगी। यहाँ एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बना था तो यहाँ भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक एटीपी के मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन हो रहा है। ये मैं रब कर दूं, सिर्फ इतना लिख दे सकते हैं आप, फॉस्फोराइलेशन हुआ है, नेचुरल सी बात है, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का ही हुआ है। ठीक है, एटीपी 1 एटीपी से फॉर्मेशन हो गया 1 एटीपी और एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और इससे जो फॉस्फेट रिलीज हुआ वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के कार्बन नंबर 1 पर भी ऐड हो गया। आया समझ में? ये कीटोज शुगर है, ये एल्डिहाइड शुगर है, ठीक है, ये कीटो शुगर है, कीटो शुगर। तो इसके कार्बन नंबर 1 पर भी फॉस्फेट ऐड हो गया और 6 पर तो पहले से ही था। ठीक है, अच्छा इस स्टेप में हुआ क्या है, यहाँ पर बेसिकली फॉस्फोराइलेशन हुआ है, किसका हुआ है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का हुआ है। और जो ये सारा काम किया है वो किसने किया है, वही सेम कहानी यहाँ पर फिर से जो एंजाइम होगा वो क्या हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड है ऑलरेडी, है ना, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम आ जाएगा यहाँ पर, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, ये जो एंजाइम होगा ये भी वही सेम Mg2 मैग्नीशियम आयन एज अ कोफैक्टर की तरह यूज करके एटीपी से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को ऐड करेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पर और उसको कन्वर्ट करेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। आया समझ में? ये स्टेप नंबर कौन सा हो गया आपका, 3rd हो गया। ठीक है, ये स्टेप नंबर 3 हो गया, स्टेप 3। यहाँ पर भी क्या हुआ है बेटा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, स्पेस कम है मेरे पास। फॉस्फोराइलेशन किसका हुआ है, फॉस्फोराइलेशन इसका हुआ है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का हुआ है। किसमें हुआ है, 1,6 बिस फॉस्फेट में हुआ है। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। देखिए 1 to 3 तक 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल ही रहा, देयर वाज नो चेंजिंग। अब जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है इसकी स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, यहाँ पर जो ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है इसकी क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी। 1 इरिवर्सिबल स्टेप था, 3 भी इरिवर्सिबल स्टेप है। तो मैंने आपको बोला था कि 1, 3 और 10 इरिवर्सिबल है, बाकी सारे के सारे रिवर्सिबल स्टेप है। तो ये रिवर्सिबल स्टेप आ गया। इतनी लेट कौन आ रहा है क्लास में, वेरी गुड। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे 1,6 बिस फॉस्फेट का रिवर्सिबल स्टेप है ये, और ये यहाँ पर इसकी स्प्लिटिंग होगी। एक एंजाइम होगा दैट विल बी एल्डोलेज एंजाइम, और वो इसको स्प्लिट करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, इसकी स्प्लिटिंग किसकी, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की, किसकी हेल्प से, एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से होगी। और ये 2 कंपाउंड्स में, 2 प्रोडक्ट में स्प्लिट हो जाएगा। टोटल कितना है, ये भी आपको पता है ना, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब इससे जो मॉलिक्यूल बनेंगे, नेचुरल सी बात है, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों ही 3-3 कार्बन के होंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, यहाँ पे दोनों के दोनों कैसे होंगे, 3-3 कार्बन के होंगे। तो हम इसको कुछ इस तरह से दिखा देते हैं। यहाँ पर ये रहे 2 कंपाउंड, एक इधर और एक इधर, और दोनों ही ट्रायोस फॉस्फेट मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, दोनों ही ट्रायोस फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बनेंगे, एक इधर और एक इधर। और फिर इन दोनों कंपाउंड का बेटा यहाँ पर आइसोमराइजेशन हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ, आप पूरा पूरा नाम नोट करिएगा। ठीक है, ये एक हो गया, और फिर इन दोनों में आइसोमराइजेशन होगा। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, जैसे ये था ना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, दे बोथ आर आइसोमर्स टू ईच अदर। ऐसे ही ये दोनों जो सब कंपाउंड्स बनेंगे बाय द स्प्लिटिंग ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की, दे विल आल्सो बी आइसोमर्स टू ईच अदर। ठीक है, ये 6 कार्बन का कंपाउंड है, तो नेचुरल सी बात है कि ये दोनों 3 कार्बन के होंगे।
ये भी 3 कार्बन का होगा और ये वाला भी 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा। ठीक है, इसका जो नाम होगा वो भी क्या होगा, ट्रायोज फॉस्फेट। और ये जो होगा इसका भी क्या नाम होगा, ये भी मतलब नाम नहीं, मतलब दोनों ही ट्रायोज फॉस्फेट 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनेंगे और एक एक बनेंगे। ठीक है, एक ये बन गया और एक ये बन गया, 3 और 3 6, बैलेंसिंग हो गई पूरी 6 कार्बन कंटेनिंग की। क्लियर है? अब आते हैं इनका नाम क्या होगा, और ये दोनों ही एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे, दोनों के दोनों ये। ठीक है, और ये वाला जो स्टेप होगा बेटा ये भी कैसा होगा, रिवर्सिबल स्टेप होगा। ठीक है, ये भी रिवर्सिबल स्टेप होगा। यहाँ जो सबस्ट्रेट बना है, जो कंपाउंड बना है, वो आपका है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, शॉर्ट में लिखूंगी मैं इसको 3PGAL। ठीक है, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुकी हूँ। तो क्या हो जाएगा ये 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। आप पूरा नेम लिखिएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, एल्डिहाइड। आ रहा है समझ में? तो वही आ गया ना, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, अब ब्लर हो रहा है, क्या बात कर रहे हो, सबको ब्लर हो रहा है क्या? नहीं बेटा, आपको अकेले को ब्लर हो रहा है? नहीं नहीं, आपको ऑल क्लियर है ना? हाँ ठीक है, हाँ ओके। अच्छा, तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है। दूसरा जो सबस्ट्रेट बनेगा, जो दूसरा कंपाउंड बनेगा, वो भी 3 कार्बन कंटेनिंग ही होगा, एक ही बनेगा, वो होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। शॉर्ट में हमने इसको डैप लिख दिया। देखो, हमने रेस्पिरेशन को क्या नाम दिया था, ये एक एम्फीबॉलिक प्रोसेस है। एम्फीबॉलिक का मतलब है इसमें कैटाबॉलिक भी इंक्लूड है और यहाँ पर एनाबॉलिक प्रोसेस भी इंक्लूड है। अभी तक तो यानी कि कैटाबॉलिक यहाँ हुआ है, आया ना समझ में? ग्लूकोज यानी कि 6 कार्बन कंटेनिंग का ब्रेकडाउन हो गया, कैटाबॉलिक हो गया। अब एनाबॉलिक कहाँ हो रहा है? जो ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है ना, ये प्रिकर्सर्स होते हैं बेटा ग्लिसरॉल के। आपको पता है ना, जो फैट्स होते हैं बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा, जो फैट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। कैसे बनते हैं? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के कॉम्पोजिशन से फैट्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो ग्लिसरॉल बनते हैं ना, वो यहाँ से बनते हैं, इससे बनते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया सबको? हाँ या ना? जल्दी से। तो इसी यानी कि इसके फॉर्मेशन की वजह से हम इसको यहाँ पे क्या नाम देंगे, ये एक एनाबॉलिक पाथवे भी है और ये एक कैटाबॉलिक पाथवे भी है। और जिस पाथवे में कैटाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक प्रोसेस दोनों होती हैं, उसे हम एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए। वेरी गुड। ठीक है, इसका नाम है पूरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये भी आपका 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो यहाँ बीच में जो स्टेप होगा है ना, वो कौन सा स्टेप होगा? सीधी सी बात है, वो क्या होगा? वो आइसोमरेज स्टेप, आइसोमराइजेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको अलग पेन से लिखती हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो सके। ये जो स्टेप है, दिस इज व्हाट, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अच्छा, इनको एक दूसरे के आइसोमर्स कौन बनाएगा? नेचुरल सी बात है, एंजाइम तो यहाँ पर भी होगा। कैसे हैं ये? ट्रायोज फॉस्फेट है दोनों के दोनों, है ना? तो हम क्या लिख देंगे? फॉस्फेट ऐड है, फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम आइसोमराइजेशन इजीली परफॉर्म करवाएगा इनके बीच में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं एंजाइम का नाम लिख रही हूँ, फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम। यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। ठीक है, ये जो है आपका, ये वाला जो स्टेप था 4 था और ये स्टेप आपका ये 3rd था और ये स्टेप यहाँ 3rd स्टेप से ये वाला जो स्टेप है ये आपका 4th स्टेप है। स्टेप नंबर 4 पे हुई है क्या? स्प्लिटिंग। किसकी? वही 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की। किसमें? 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, जिसमें से ये
ये है आपका प्रिकर्सर ऑफ फैटी एसिड्स का, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म तो हुआ ही हुआ है और ये प्रिकर्सर्स हैं, एनाबॉलिज्म प्रोसेस भी हुआ है, इसीलिए हमने इसको एम्फीबॉलिक पाथवे का नाम दिया है। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से, हाँ या ना? नहीं हुआ ना, ठीक है। तो ये फोर्थ स्टेप हो गया। ये जो आइसोमराइजेशन वाला स्टेप है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं। तो जो फिफ्थ स्टेप है बेटा वो क्या है आपका, आइसोमराइजेशन। ये हमने टोटल 5 स्टेप्स पढ़ लिए ग्लाइकोलाइसिस के, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, फॉस्फोराइलेशन हुआ है। किसका हुआ है, ग्लूकोज का हुआ है। किसकी हेल्प से हुआ है, इस एंजाइम की हेल्प से हुआ है। किसको यूज किया है उसने, एटीपी के एक मॉलिक्यूल को यूज किया है एक ग्लूकोज के फॉस्फोराइलेशन के लिए विद द हेल्प ऑफ दिस कोफैक्टर आयन की प्रेजेंस में। अच्छा, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया क्योंकि फॉस्फोराइलेशन हो रहा है सीधा सा विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में वापस से ये कैसा है, एक रिवर्सिबल स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इरिवर्सिबल है, थर्ड स्टेप इरिवर्सिबल है, बाकी के सारे स्टेप रिवर्सिबल हैं एक्सेप्ट 10 को और छोड़ के। तो 10 अभी आया नहीं इसलिए मैंने उसका नाम नहीं लिया। यहाँ पे इस पूरे 1 to 5 स्टेप में 1, 2, 3, 4 और 5 में 1 एंड थर्ड जो है वो इरिवर्सिबल है, बाकी के रिवर्सिबल स्टेप हैं। तो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसका आइसोमराइजेशन हुआ है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम फॉस्फोहेक्सोआइसोमरेज की हेल्प से। और ये जो आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है इसका फिर से फॉस्फोराइलेशन हुआ है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का, और वो कन्वर्ट हुआ है किसमें, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। यानी कि एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल की जरूरत थी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को, जो किस एंजाइम जो कहां से मिला उसको, एटीपी से मिला। किसके थ्रू मिला, फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम के थ्रू मिला इन द प्रेजेंस ऑफ कोफैक्टर आयंस में। इसके बाद जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट था जो कि 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, अभी तक कार्बन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, उसकी स्प्लिटिंग हुई। स्टेप नंबर 4 पर 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की ब्रेकडाउन हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम है एल्डोलेज एंजाइम, और इस एंजाइम ने इस जो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है इसको 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन किया। एक 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, जिसका आगे तक हम देखेंगे यही वाला जो मॉलिक्यूल है पायरुविक एसिड्स में, इनके इसी का लगातार क्या होता रहेगा, चेंजेस होते रहेंगे इसी में, ठीक है, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप। और एक बनाए से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, जो बेसिकली प्रिकर्सर है ग्लिसरॉल के। यहाँ पर जो एंजाइम यानी कि ये दोनों, 4th स्टेप यहाँ पे हो गया। अब ये जो 5th स्टेप है जिसमें ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, यानी कि आइसोमराइजेशन होगा विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज की हेल्प से। क्लियर है। और ये आपके 1 to 5th स्टेप हो गए। यहाँ 1 to 5th में किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। सबने नोट कर लिया है, मैं इसे रब कर दूं, जल्दी से रब कर दूं इसे। सागर पाटिल को ब्लर हो रहा है क्या, सबको ब्लर हो रहा है क्या? सागर आप रिकनेक्ट कर लीजिए बेटा जल्दी से। क्लियर है ना? हाँ, जिसको ब्लर होता है वो रिकनेक्ट कर लिया करें, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम इन 5 स्टेप्स की पहले समरी लिख लेते हैं, फिर हम 6 to 10 स्टेप में क्या क्या होगा उनको देखेंगे, ठीक है। तो 1 to 5 स्टेप में हमने देखा एनर्जी का कंज्यूम हुआ ना, कहाँ पे, स्टेप नंबर 1 पे और स्टेप नंबर 3 पे। 2 एटीपी के मॉलिक्यूल अब तक पूरे यूज हो चुके हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, एक तो समरी लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। स्टेप नंबर 1 एंड 3 कैसे हैं, इरिवर्सिबल स्टेप है एक तो, है ना, इरिवर्सिबल। दूसरा आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ है, एनर्जी का कंजम्पशन भी हुआ है, एनर्जी कंज्यूम भी हुई है, ठीक है। तो पहला तो इरिवर्सिबल है। सेकंड, यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम हुई है, एनर्जी कंज्यूम हेयर, तो इसीलिए इनको हमने एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप भी कह सकते हैं। दे आर ऑल्सो व्हाट, एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप। और एक तो एटीपी का कंज्यूम हुआ है, दूसरा कोफैक्टर आयन का भी तो कंज्यूम हुआ है ना, मैग्नीशियम आयन का, ठीक है। तो यानी कि
किसके साथ में एंजाइम्स ने वर्क किया है इन द प्रेजेंस ऑफ कोफैक्टर आयंस में, ठीक है। यहाँ पे अच्छा बाकी के आपके कौन कौन से स्टेप रह गए, एक तो इरिवर्सिबल 1 to 5 में चल रहे हैं हम, स्टेप नंबर 2 है ना, 4 and 5 कैसे हैं आपके, रिवर्सिबल स्टेप हैं, है ना, दे आर रिवर्सिबल स्टेप। देन वो हम जो स्टेप फर्स्ट पे फॉस्फोराइलेशन हुआ है, सेकंड पे आइसोमराइजेशन हुआ है, थर्ड पे फिर से फॉस्फोराइलेशन हुआ है, वो सारी चीजें हम बाद में लिखेंगे इसकी पूरी समरी को। अभी जितना हमने 1 to 5 तक पढ़ा है उसके बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा स्प्लिटिंग किस स्टेप पे हुई है ना, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज नहीं लिखेंगे हम क्योंकि स्प्लिटिंग एक्चुअल में फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट की होती है, तो स्प्लिटिंग ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड कि कब हुई बताइए, किस स्टेप पर हुई थी, वेरी गुड, स्टेप नंबर 4 पर, एट स्टेप नंबर 4 पे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये अभी तक के 1 to 5 की समरी थी, आप इसे नोट करिए। फिर हम देखते हैं 6 to 10 स्टेप्स को, ठीक है, फिर हम देखेंगे 6 to 10 स्टेप्स में क्या कहानी होती है। रब कर दूं, जल्दी से नोट करो तो। हो गया, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 to 5 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वी हैड कंप्लीटली डिस्कस्ड। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 6 से 10 तक में क्या होता है, और हमें पता है स्टेप नंबर 6 to 10 को हमने एनर्जी रिलीजिंग फेज कहा था, पे ऑफ फेज कहा था, यानी कि अब बारी आ गई है जो स्टेप नंबर 1 पे और 3 पे जो एटीपी यूज हुए थे, वो एटीपी उतने तो बनाने जितने देने हैं सामने वाले को, है ना, जितना लिया था उनसे कुछ अपने पास भी तो रखना चाहिए, यानी कि अब यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन हम देखेंगे कैसे होगा। चलिए अब आते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप नंबर 6 to 10 में क्या क्या कहानी होती है। आपको पता है आपके जो स्टेप नंबर 5 थे उसमें क्या बने थे, 2 कंपाउंड्स बने थे ना, 3 कार्बन के, है ना, एक तो 3-फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड और एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। देखिए हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि अब हमें पूरा ग्लाइकोलाइसिस होता है, या तो आप इन दोनों को अलग अलग लेके चलो, या आप क्या कर सकते हो, इसी के इसके या इसके, वो आप पे डिपेंड करता है कि सपोज आप इसके 2 मॉलिक्यूल्स को लेकर के चल रहे हो ग्लाइकोलाइसिस में, तो वो वापस से इक्वल हो गया ना आपके 6 कार्बन की बैलेंसिंग के लिए, हाँ या ना, क्योंकि ये भी तो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। या तो आप ये कर सकते हो कि इन दोनों को एक साथ लेके चलो, है ना, तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा ना, या बोर्ड पे फिल करना ज्यादा। या क्या कर सकते हैं हम, या ये कर सकते हैं कि इस एक कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल कंसीडर करें, 2, ठीक है, 2 ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अब हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप बैलेंसिंग हो गया ना, 6 कार्बन का ही तो था ग्लूकोज आपका स्टार्टिंग से, आप 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की ही तो ब्रेक डाउन कर रहे हो, तो ये अब इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ये जो स्टेप नंबर 6 है जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के और 3 कार्बन कंटेनिंग है, 2 3 जा 6 होते हैं, ठीक है। अब ये इसका क्या होगा, ये भी आपका एक कैसा स्टेप हो जाएगा, रिवर्सिबल स्टेप हो जाएगा। ये भी कैसा होगा, रिवर्सिबल स्टेप। ये 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो प्रोडक्ट है या जो कंपाउंड है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आप ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक फॉस्फेट तो ऑलरेडी ऐड है कार्बन नंबर 3 पे, 3-फॉस्फो बोल रही हूँ मैं, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड यानी कि एक तो ऑलरेडी फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ऐड है, यहाँ पे एक और ऐड होगा यहाँ पे, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा, वेरी गुड, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, वेरी वेरी गुड, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कह सकते हो या 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट भी कह सकते हो, ठीक है, ग्लिसरिक एसिड, या हम इसे 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट भी कह सकते हैं, और 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट
फॉस्फोग्लिसरेट, हम कुछ भी कह सकते हैं, है ना। ये बन गया आपका एक कंपाउंड, एक नहीं बनेगा सॉरी, अब सब दो दो बनेंगे, क्योंकि हमने एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को कंसीडर नहीं किया, हमने एक ही के दो मॉलिक्यूल कर लिए कंसीडर, है ना। तो ये भी 2 मॉलिक्यूल बन गए। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे एटीपी हमने जितना यूज करना था वो 1 to 5 स्टेप में हो चुकी, अब हम एटीपी यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, तो फिर ये फॉस्फेट कहाँ से आया? बेटा ये फॉस्फेट जो है फॉस्फोरिक एसिड जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वहां से आया, ठीक है, यहां से H3PO4, ये जो H3PO4 होते हैं बेसिकली ये कहां पर होते हैं? साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं, वहां से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल आया और 3 पे पहले से ही था, बस कार्बन नंबर 1 पे लग गया, और इसमें क्या हुआ है, एक तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर भी फॉस्फोराइलेशन हुआ है, फॉस्फोराइलेशन तो इसका हुआ है ना, फॉस्फोराइलेशन तो 3PGAL का हुआ है, H3PO4 से क्या आया है? फॉस्फेट आया है ना, सॉरी ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आया है, रिमूवल हुआ है इसका, तो यहाँ पर क्या हुआ है? इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो दोनों स्टेप्स हुए हैं यहाँ पे, फॉस्फोराइलेशन ऑफ PGAL एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या स्टेप हुआ है? फॉस्फोराइलेशन हुआ, जहां से समझ में नहीं आए मुझे तुरंत बोल दीजिएगा, फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेशन हुआ है, एंड ऑक्सीडेशन हुआ है। अच्छा, यहां पर एक चीज और हुई, यहां पर बेसिकली एक NADH मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, यहां पर एक ATP का नहीं NAD से, ठीक है, NAD से फॉर्मेशन किसका हुआ है? NADPH+H का, ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ है, NADH+H+। कितने बने होंगे भाई? एक PGAL में एक NAD से एक NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां तो 2 हैं, तो यहाँ पे बताइए कितने मॉलिक्यूल रहे होंगे इसके? नेचुरल सी बात है, यहाँ पे भी 2 ही रहे होंगे, 2 NAD से बने हैं 2 NADH+H+ का फॉर्मेशन। क्लियर है कि नहीं है? यहां तक में बताइए जल्दी से, सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए, हाँ या ना, यस और नो, आ गया ना समझ में? चलिए ठीक है, यहां पर बेसिकली जो एंजाइम आएगा वो कौन सा एंजाइम आएगा? 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? जो एंजाइम है दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये एंजाइम आया है यहाँ पे, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे, ठीक है। और करके लिख देती हूं मैं यहाँ पर, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज, एक ही मतलब है, आपको जैसे जो नाम अच्छा लगे आप उसे अपने ऑप्ट में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा स्टेप हो गया आपका? 6th स्टेप हो गया, ठीक है। कौन सा स्टेप हो गया आपका? ये 6th स्टेप, ये, और 6th स्टेप पे क्या हुआ है? फॉस्फोराइलेशन हुआ है और ऑक्सीडेशन हुआ है, फॉस्फोराइलेशन इसका हुआ है, ऑक्सीडेशन इसका हुआ है। ये कहाँ से आया? ये साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ था, ठीक है, साइटोप्लाज्म में रहते हैं ऑब्वियसली फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? ठीक है, अब वक्त आ गया है जो एटीपी के मॉलिक्यूल 1 to 5 स्टेप्स में यूज करे थे उनको वापस देने का, ठीक है। तो ये 6th स्टेप था, अब जो 7th स्टेप में हम जा रहे हैं, उस 7th स्टेप पे क्या होगा? जनरली जो 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, या 3-फॉस्फोग्लिसरेट आप कह सकते हो, ठीक है। और ये भी आपका कैसा है? रिवर्सिबल स्टेप है, सारे के सारे रिवर्सिबल स्टेप होंगे, बस अब एक
10 जो स्टेप होगा वहां पर इरिवर्सिबल फेज आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 3-फॉस्फोग्लिसरेट कह दो इसे आप, या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, कुछ भी कह दीजिए। ठीक है, ये भी 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसके भी 2 मॉलिक्यूल बने। ठीक है, इसके भी कितने मॉलिक्यूल बने? 2 मॉलिक्यूल बने। अच्छा, यहाँ पर क्या है, बोला था अभी आपको कि अब वो वक्त आ गया है जो एटीपी मॉलिक्यूल्स 1 और 3rd स्टेप पे लिए थे उनको वापस देने का, है ना। तो सेम आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल थे 1 पे और 3 पे, यहाँ पे सिर्फ 3-फॉस्फोग्लिसरेट ही हम लिख रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर एटीपी जो है, ठीक है, उसने वापस से, या सॉरी हाँ वापस एटीपी देना है ना, तो यहाँ पर एडीपी जो है और प्लस इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है जो यहाँ से आया है, इसने किसको फॉर्म कर दिया? एटीपी के मॉलिक्यूल को फॉर्म कर दिया। आप मुझे बताइए, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं, एक मॉलिक्यूल के लिए एक एटीपी आया होगा, 2 मॉलिक्यूल के लिए नेचुरल सी बात है कि यहाँ पर 2 एडीपी प्लस फॉस्फेट इनऑर्गेनिक, है ना, और उससे बने 2 एटीपी के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? जल्दी बताइए। हाँ या ना? ठीक है, अब हम यहाँ पर एंजाइम का नाम लिखेंगे। यहाँ पर जो एंजाइम है वो एंजाइम है बेसिकली आपका ट्रांसफॉस्फोराइलेज, ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम। और ये जो ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम होगा ना बेटा, ये भी आपका वही सेम मैग्नीशियम आयंस एज अ कोफैक्टर को यूज करेगा। और एक्चुअल में ये करा क्या रहा है? फॉस्फोराइलेशन करा रहा है, लेकिन इसका नहीं करा रहा है। किसका करवा रहा है? एडीपी का करा रहा है ना। किसका करवा रहा है? एडीपी का फॉस्फोराइलेशन करा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी, फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी, ये आपका स्टेप नंबर 7 है। स्टेप नंबर 6 में फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेशन हुआ है, स्टेप नंबर 7 में फॉस्फोराइलेशन ही हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। और जो एटीपी वहां से लिया था, अब बनाना है ना उनको उतना, ताकि वो वापस में दे सकें बाद में, तो वही एडीपी का फॉस्फोराइलेशन हुआ है और 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स यहाँ से जनरेट हुए हैं। यहाँ तक नोट करिए, मैं ऐसे रब करती हूँ, फिर आगे के जो 8, 9, 10 स्टेप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं हम जल्दी से। जल्दी से नोट करिएगा, सबका हो गया ये? हो गया, चलिए ठीक है, रब कर दो पूरा। देखिए, अब जो 7th स्टेप था जिसमें जो कंपाउंड बना है, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, वो क्या हुआ है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट, है ना। अब वही हम ले आते हैं यहाँ पर फिर से 3-फॉस्फोग्लिसरेट को, ये हमारे 7th स्टेप का प्रोडक्ट है। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और जब ये बना था तो यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन हुआ था किसका? एडीपी का। किसकी हेल्प से? ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, अब इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स बने थे। अब क्या होगा? जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है ये आपका स्टेप नंबर 7 था, 3 कार्बन कंटेनिंग का था ये। स्टेप नंबर 7 जो है वो भी आपका रिवर्सिबल स्टेप है ना। यानी कि अब जब 7 से 8 में एंटर कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3-फॉस्फो है, अब फॉस्फेट्स की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है बस। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2-फॉस्फोग्लिसरेट, ये नया इससे कंपाउंड बना है। सबसे पहला जो बना था दैट वाज 1,3-बिस-फॉस्फो, फिर 3-फॉस्फो, फिर 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। 2-फॉस्फोग्लिसरेट के कितने कंपाउंड्स बने? ये भी एक 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है? म्यूटेज। यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है दैट इज व्हाट? फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। और ये भी क्या है? एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, है ना। तो जो आपका स्टेप नंबर 8 है, यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है? आइसोमराइजेशन हो रहा है, हाँ या ना। ये जो स्टेप नंबर 8 है ये आइसोमराइजेशन है।
ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली जो एंजाइम ऐड होगा दैट विल बी व्हाट, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। जो एंजाइम आएगा दैट विल बी फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। और ये एंजाइम क्या करवा रहा है, आइसोमराइजेशन करवा रहा है। किसका, 3-फॉस्फोग्लिसरेट का, किसमें, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। कोई डाउट यहाँ तक, ये स्टेप नंबर 8 हो गया। ठीक है, ये स्टेप नंबर आपका 8 हो गया। अब देखिए हम आगे बढ़ेंगे स्टेप नंबर 9 की तरफ। स्टेप नंबर 9 जो है वो भी आपका कैसा है, रिवर्सिबल स्टेप है। और यहाँ पर रिवर्सिबल स्टेप है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ये 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट, एक फॉस्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। अच्छा, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है यहाँ पे एक से होगा, ये तो 2 है, तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए होंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स का रिलीजिंग हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटर निकल रहा है ना, वाटर का रिमूवल हो रहा है तो डिहाइड्रेशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, डिहाइड्रेशन। कौन, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेप, ये स्टेप नंबर 9 है आपका। स्टेप नंबर 9 पर डिहाइड्रेशन हो रहा है, किसकी हेल्प से हो रहा है, जो यहाँ पर एंजाइम है बेटा दैट इज व्हाट, इनोलेज एंजाइम है ना। ये जो एंजाइम है इनोलेज एंजाइम, सेम वही यहाँ पर भी मैग्नीशियम कोफैक्टर आयंस का यूज करके इनोलेज एंजाइम डिहाइड्रेशन प्रोसेस को परफॉर्म करा रहा है। और जो 9th स्टेप में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज व्हाट, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट दैट इज पीईपी, शॉर्ट में लिख सकते हैं आप, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे बताइए बच्चों इसके जल्दी से मुझे। अभी तक ये भी आपका 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ही है, तो नेचुरल सी बात है इसके भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये स्टेप नंबर 9 है। अब देखिएगा स्टेप नंबर 10 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और स्टेप नंबर जो 10 है बच्चों वो आपका इरिवर्सिबल स्टेप है। ठीक है, बोला था ना हमने स्टेप नंबर 1 to 5 में 1 और 3 रिवर्सिबल स्टेप थे, 6 to 10 में सिर्फ अकेला जो स्टेप लास्ट का है स्टेप 10 वही इरिवर्सिबल है, बाकी के बीच के सारे रिवर्सिबल स्टेप थे। ठीक है, तो जो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट है फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, पाइरूवेट में या पाइरूविक एसिड में। ठीक है, और ये पाइरूविक एसिड या और मैं लिख देती हूँ पाइरूवेट, ये भी आपका 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ही है। और कितने बनेंगे, अभी तक 2-2 की कहानी चलती आ रही थी, तो ये भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट है जब ये कन्वर्ट होगा पाइरूवेट में तो यहाँ पे क्या घटना घटेगी वो हम लिख लेते हैं। वो यहाँ पर होगा वही सेम जो यहाँ पे था, अच्छा वो उस स्टेप में था, स्टेप नंबर 6 में, ठीक है सॉरी 7th में क्या था, वही सेम फॉस्फोराइलेशन होगा एडीपी का। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना देंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। 2 को क्यों बना रहे हैं, क्योंकि एक पाइरूवेट अगर बात कर रहे हैं आप तो एक की होगी, लेकिन यहाँ तो 2-2 मॉलिक्यूल्स को हम साथ लेकर के चल रहे हैं, है ना, स्टेप नंबर 6 से। तो इसलिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडीपी कन्वर्ट हो गए हैं किसमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी में। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वही सेम फॉस्फोराइलेशन हुआ है। किसका हुआ है फॉस्फोराइलेशन, ऑफ एडीपी का हुआ है। हाँ ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये हमने लिख लिया फॉस्फोराइलेशन। अब बात आती है कि भाई हमें एंजाइम का भी तो नाम लिखना पड़ेगा, ये आपका स्टेप नंबर 10 है, ये फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी हुआ है स्टेप नंबर 10 में। अब जो एंजाइम यहाँ पर यूज हुआ है वो एंजाइम कौन सा है, दैट इज पाइरूवेट काइनेज एंजाइम, ये एंजाइम का नाम है। ठीक है, इस एंजाइम ने पाइरूवेट, PYRUVATE पाइरूवेट काइनेज। ठीक है, अच्छा ये जो पाइरूवेट काइनेज है इसको 2 कोफैक्टर आयंस की जरूरत थी, मैग्नीशियम तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में पोटेशियम आयंस, ये इन दोनों को यूज करके इसने फॉस्फोराइलेशन कराया एडीपी का, एटीपी को फॉर्म कराया 2 मॉलिक्यूल, और एट लास्ट फॉस्फोइनोल पाइरूवेट से जो फॉर्मेशन हुआ वो 2
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट या पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। इस तरीके से हमने टोटल 1 to 10 स्टेप्स को कंप्लीट किया है ग्लाइकोलाइसिस में। अब देखिए एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, वैसे तो मैं कल डिस्कस करूंगी इस पॉइंट को, एनर्जी वाले को दोबारा से, क्योंकि स्ट्रेंथ आप लोगों के बहुत ही कम है। एक तो यहाँ बने हैं दो एटीपी तो यहाँ बने हैं, और 2 एटीपी कहाँ बने थे? स्टेप नंबर 7 पे, याद आया? जब 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन हुआ था। तो टोटल कितने एटीपी बने हैं बेटा? 4 एटीपी बने कि नहीं बने? 2 2 4। 4 में से ये 2 एटीपी किसको दे दिए जाएंगे? जो स्टेप नंबर 1 और 3 पर यूज करे गए थे, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 bis फॉस्फेट बनाने में। तो 2 वहां चले गए, यानी कि माइनस हो गए 2। तो टोटल कितने बने हैं? 2 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है। कितने का हुआ है? टोटल जो नेट गेन है ग्लाइकोलाइसिस में, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन में नेट गेन टोटल कितना है? 2 एटीपी। ठीक है, 2 एनर्जेटिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। ये बताइए मुझे, अब 6 to 10 स्टेप में किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पर जो एटीपी के मॉलिक्यूल्स यूज करे गए थे 1 to 5 में, उनको देना था, इसीलिए उनको बनाना भी जरूरी था, इसीलिए हमने इसको एनर्जी रिलीजिंग फेज कहा है। एनर्जी रिलीज किस किस पर हुई है? स्टेप नंबर 10 पर और स्टेप नंबर 7 पे, है ना। एक एनर्जी NAD से NADH प्लस H प्लस 6 स्टेप पर भी बनाया है, लेकिन वो इनडायरेक्ट फॉर्म में एनर्जी होती है, वो हम कल की क्लास में देखेंगे कैसे होता है। लेकिन फिलहाल सिर्फ एटीपी वाला कॉन्सेप्ट समझना आज की क्लास में आपके लिए जरूरी है। यहाँ तक के पॉइंट्स में, यहाँ तक की साइकिल में, यहाँ तक के स्टेप्स में किसी को कोई डाउट है? हाँ या ना? जल्दी से बताइए। नहीं है ना? तो आज की क्लास को मैं यहीं पे कवर अप करती हूँ। बाकी का इसको एक बार दोबारा से कल हम रिकैप करेंगे कल की क्लास में, क्योंकि आज आपकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो बाकी के बच्चों का भी ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम इसको दोबारा से रिकॉल करेंगे। और जो टोटल नेट गेन तो है 2 एटीपी, लेकिन टोटल एटीपी की बात करेंगे हम, वो यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल और 6 मॉलिक्यूल का होगा, वो देखेंगे हम कैसे। क्योंकि एक जो NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन हुआ है वो इनडायरेक्ट फॉर्मेशन है, उसमें भी एनर्जी ही स्टोर होती है। 1 NADH प्लस H इक्वल्स टू होता है 3 एटीपी के मॉलिक्यूल्स के, 3 एटीपी के मॉलिक्यूल्स के, है ना। तो वहां पे 2 बने थे, समझ में आ रहा होगा आपको। तो टोटल अगर हम बात करेंगे 2 NADH 2 मॉलिक्यूल्स में कितना अमाउंट ऑफ एटीपी हो गया? 6 एटीपी मॉलिक्यूल हो गया, है ना। तो वो लेकिन इन डायरेक्ट फॉर्म में स्टोर होती है। कैसे वो डायरेक्ट फॉर्म में आएगी, कैसे वो अपने एटीपी को जनरेट करेगी, कब करेगी, वो सारी कहानी हम कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। टाइमिंग कल का सेम रहेगा, वही प्रीवियस टाइम, ठीक है। बस ये सिर्फ आज के लिए था। ओके ओके बेटा, बाय, टेक केयर।